हेलो फ्रेंड्स, मैं उदय। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ब्रदर्स पर। वी आर गोइंग टू लर्न वेरी इंपॉर्टेंट कोर्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर फॉर योर अपकमिंग एग्जाम टीजीटी पीजीटी। तो जैसा आप जानते हैं 4 से 5 महीनों में आपके टीजीटी पीजीटी एग्जाम होने की प्रबल संभावना है। तो रात में जो 10 बजे क्लास होती है वो लिटरेचर ग्रामर और ग्रामर की क्लास होती है, राइट। और फिर भी मुझे लगा कि कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल आपको देना चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको देना चाहिए। तो लिटरेचर की स्पेशल कोर्स की मैंने क्लास चलाई है, ये आपको मिलती रहेगी। क्लास देखने के बाद प्रॉपर तरीके से देखिएगा, क्योंकि एक एक लाइन में डिस्कस करने वाला हूँ, बेसिक तरीके से बताने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्लास देखने के बाद ये जरूर बताइएगा कि क्लास लगी कैसी है आपको, राइट। और अपने व्यूज जरूर दीजिएगा, कमेंट जरूर दीजिएगा, ताकि उसको मैं पढ़ूं और जान सकूं और क्या क्या आपको जरूरत है। वैसे मैं प्रयास करने वाला हूं कि बहुत ही ईजी वे में चीजों को एक्सप्लेन करने वाला हूं, बहुत मजा आपको आने वाली है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास ऑन इंग्लिश लिटरेचर कोर्स। तो इंग्लिश लिटरेचर कोर्स की जो क्लास होने जा रही है स्पेशली किसके लिए है? ये टीजीटी के लिए है, पीजीटी, टीजीटी पीजीटी 2023 में जो एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए है। डी ट्रिपल एस बी वाले बच्चे भी इसको देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप नेट का एग्जाम देने जा रहे हैं उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरा फोकस जो है टीजीटी पीजीटी पर ही है। तो चलिए टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं, राइट। पहली कोट जो है आपकी स्क्रीन पर है, इंपॉर्टेंट लाइंस है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं लाइंस कहां से ली गई हैं, टू दी स्काईलार्क से ली गई हैं बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। वन ऑफ द फाइनेस्ट पोएम में से एक पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ की, टू दी स्काईलार्क। टू दी स्काईलार्क का नाम देखते ही आपको एक और पोएम याद आ जाती होगी, टू आ स्काईलार्क। तो जो टू आ स्काईलार्क है ना, ये किसकी है? ये पीबी शैले की है। किसकी है डियर? पीबी शैले की है। और पीबी शैले ने इसको 1820 में लिखा था। इसी पोयम से इंस्पायर्ड होकर 1825 में 5 साल बाद विलियम वर्ड्सवर्थ ने टू दी स्काईलार्क को लिखा। टू दी स्काईलार्क को लिखा और इसमें स्काईलार्क बर्ड को वो पूरी तरह से पर्सोनिफाइड कर देते हैं। स्काईलार्क बर्ड में ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स वो दे देते हैं। और जो स्काईलार्क बर्ड है यहाँ वर्ड्सवर्थ उसको बहुत इंटेलिजेंट बताते हैं, वॉइस बताते हैं, बुद्धिमान लोगों की तरह बताते हैं, जो सेंट्स वगैरह होते हैं, राइट। उस तरह से स्काईलार्क बर्ड को यहाँ पे ट्रीट करते हैं वर्ड्सवर्थ, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते हैं। तो जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, पीबी शैले की पोयम टू अ स्काईलार्क से इंस्पायर्ड होकर वर्ड्सवर्थ ने इस पोयम टू द स्काईलार्क को लिखा था, राइट। इंपॉर्टेंट पोयम है, 18 लाइंस की। वैसे तो डिटेल्ड वे में मैं आपको पढ़ाऊंगा ही। 18 लाइंस की है और 6 लाइंस के 3 स्टैंजाज में इसको डिवाइड किया गया है, ये भी आप लोग समझिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहली लाइन है, इथीरियल मिंस्ट्रल, तो इन दो वर्ड्स का मतलब समझते हैं। देखिए इथीरियल का मीनिंग क्या होता है? इथीरियल का मीनिंग होता है आकाश का ऊपरी हिस्सा, अपर रीजन ऑफ द स्काई। और मिंस्ट्रल का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति या पर्सन जो ट्रैवलिंग करता है गाना गाते हुए। तो स्काई लार्क बर्ड के सेंस में क्या कहा जा रहा है, तो इसका मीनिंग ये हुआ, अर्थ ये हुआ इन दो वर्ड्स का, कि स्काई लार्क जो पक्षी होता है आकाश की ऊंचाइयों में अननोन ट्रैवलर की तरह उड़ता रहता है और गाना गाता रहता है। पिलग्रिम ऑफ द स्काई, तो पिलग्रिम आपको पता है तीर्थयात्री को बोलते हैं। तो तीर्थयात्री को कहाँ जाना पसंद होता है? टेम्पल, मंदिर या जिस भी धार्मिक स्थान से उसका अटैचमेंट है वहां जाना पसंद होता है। तो उसी तरह से, जिस तरह से एक पिलग्रिम का जो अटैचमेंट होता है वो स्पिरिचुअल प्लेस से होता है, वैसे ही जो स्काईलार्क बर्ड है, राइट, उस वो पूरी तरह से अटैच्ड है, बादलों से, आकाश से अटैच्ड है। उस ओर वो जाना चाहता है, उस ओर वो उड़ना चाहता है। तो इथीरियल मिनिस्ट्रल पिलग्रिम ऑफ द स्काई, इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? इस पूरी लाइन का मतलब ये हुआ कि जैसे किसी तीर्थयात्री को मंदिर की तरफ जाने की उत्सुकता रहती है, वैसे ही स्काईलार्क पक्षी आकाश की ऊंचाइयों की ओर जाने को उत्सुक रहता है, बिल्कुल उसी तीर्थयात्री की तरह, राइट। और अननोन ट्रैवलर की तरह गाना गाते हुए वहां वो उड़ना चाहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आई होप पहली लाइन आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। दो दाउ डेस्पाइट द अर्थ वेयर केयर्स अबाउंड। तो देखिए यहां पर पोइट स्काईलार्क से एक सवाल पूछते हैं कि क्या तुम धरती पर रहने वाले लोगों से या वहां की कंडीशन से नफरत करते हो? जो अर्थ हमेशा एंजाइटी या नफरत से भरी रहती है। केयर्स, केयर्स का यहाँ क्या मतलब है? फुल ऑफ एंजाइटी, नफरत। और अबाउंड का मतलब होता है फिल्ड विथ, यानी जो धरती हमेशा मुसीबतों से भरी रहती है। तो क्या तुम यहाँ के लोगों से या यहाँ की कंडीशन से नफरत करते हो? धरती पर रहने वाले लोगों से नफरत करते हो? तो देखिए कितनी डीप बात यहाँ पर की जा रही है। तो यहाँ पर पोइट यहाँ स्काईलार्क बर्ड से कुछ सवाल पूछते हैं, क्योंकि पोइट उस पक्षी को अधिकतर आकाश की ओर ही उड़ते देखते हैं। और फिर पोइट अपने सवाल को आगे भी जारी रखते हैं और उसका जवाब भी देते हैं। और while the wings aspire are hurt and I both with thy nest upon the dew ground। यहाँ वो क्या कह रहे हैं? यहाँ विंग्स एस्पायर का मीनिंग होता है पंखों को फड़फड़ाते हुए। विंग्स एस्पायर का क्या मीनिंग है? पंखों को फड़फड़ाते हुए ऊपर की ओर उड़ना।
आगे की लाइंस का क्या मीनिंग है? वो कह रहे हैं कि हालांकि स्काईलार बर्ड ऊपर आकाश की ऊंचाइयों में उड़ता है, लेकिन उसका दिल हमेशा अपने घोंसले पर टिका होता है। आर हार्ट एंड आई बोथ, दोनों, उसका हार्ट और जो आंखें हैं दोनों, विद दाई नेस्ट अपॉन द ड्यू ग्राउंड, दोनों उस घोंसले पर टिका रहता है जो नीचे धरती पर ओस की बूंदों से ढका रहता है। तो हालांकि पोइट कह रहे हैं कि स्काईलार बर्ड जो है पंखों को फड़फड़ाते हुए उसको आकाश की ऊंचाइयों में उड़ना पसंद है, लेकिन उसका दिल और जो उसकी आंखें हैं, जो जमीन पर ओस से ढका हुआ उसका घोंसला है, उस पर टिका रहता है। तो इस पूरी पोयम को बैच में मैंने पढ़ाया है और मैं और पढ़ाऊंगा, ताकि बेहतर तरीके से जिन बच्चों ने अभी तक डिस्कस नहीं किया है, जो नहीं पढ़ पाए, वो वहां पे इसको देख सकते हैं। तो ये जो क्लास है, कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स किए गए। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ डिटेल्ड वे में पोएम पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट कोट आपकी स्क्रीन पर है। अ वेडिंग और अ फेस्टिवल, अ मॉर्निंग और अ फ्यूनरल, एंड दिस हैथ नाउ हिज हार्ट, एंड अनटू दिस ही फ्रेम्स हिज सॉन्ग, देन विल ही फिट हिज टंग। तो बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं लाइंस ली कहाँ से गई हैं। तो ओड इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, राइट, इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी भी आप कह सकते हैं, बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। यहां से ये लाइंस ली गई हैं, उसका मीनिंग क्या है? देखिए, इन लाइंस में वर्ड्सवर्थ क्या कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं ना, वो मौज मस्ती में रहते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता है कि कब कौन सा गाना गाना है, कब कैसे एंजॉयमेंट करना है। तो मस्ती में गाना वो गाते रहते हैं हमेशा, चाहे कोई वेडिंग हो, कोई फेस्टिवल हो, या कोई दुख वाली कंडीशन हो, कोई मॉर्निंग कंडीशन हो, या किसी का फ्यूनरल हो, किसी की डेथ हो गई हो, बच्चों पर किसी चीज का फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी मस्ती में रहते हैं। वो अपने गाने में नया गाना जोड़ते हैं, एंड दिस हैज नाउ हिज हार्ट एंड अनटू दिस ही फ्रेम्स हिज सॉन्ग, और वो अपने गाने में नया गाना जोड़ते हैं और आगे अपने एंजॉयमेंट को बढ़ाते हैं। और फिर आगे जाकर इस बच्चे की उस बच्चे की जो जबान होती है कंडीशन के हिसाब से बदल जाएगी। देन विल ही फिट हिज टंग, यानी जो आने वाली कंडीशन है लाइफ में, उस हिसाब से जो उसकी टंग है वो पूरी तरह से बदल जाएगी। तो ओड इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी की ये लाइन है, इंपॉर्टेंट लाइन है, इंपॉर्टेंट कोट है। आपके एग्जाम के पर्पज से आप इसको देख सकते हैं, और कई सारी जब कोट्स हो जाएंगी तो इसका पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा। राइट, तो क्लास आप सभी को कैसी लग रही है डियर, आप लोग जरूर बताइए, क्योंकि आपका फीडबैक जब तक नहीं मिलेगा ना, आपका फीडबैक जब तक नहीं मिलेगा, तब तक पढ़ने और पढ़ाने का वो मजा नहीं आएगा जब तक आपका फीडबैक नहीं मिलेगा। तो आपकी स्क्रीन पर अब जो कोट आई है, बड़ी पॉपुलर कोट है यार, कई बार मैंने पढ़ाया है, फिर भी ये क्लास मैंने अलग कर दी है ताकि आप बेहतर तरीके से चीजों को समझ सकें। अगली कोट देखते हैं। आई कैन नॉट पेंट वॉट देन आई वॉज, द साउंडिंग कैटरैक्ट हॉन्टेड मी लाइक अ पैशन। ये देखिए टिंटन एबे की लाइन है बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। टिंटन एबे जो लिरिकल बैलेट की लास्ट पोएम है, राइट, और टिंटन एबे विलियम वर्ड्सवर्थ ने कब कब विजिट किया था आप लोगों को पता ही है, आप लोग बताइएगा। राइट, ये पोएम उन्होंने किस विजिट में लिखी थी ये भी मैंने बताया है आपको, सब कुछ मैं ऑलरेडी आपको बैच में पढ़ा चुका हूँ। अभी बारी है केवल कोर्स को डिस्कस करने की और इजी वे में समझाने की। तो आई कैन नॉट पेंट वॉट देन आई वॉज, द साउंडिंग कैटरैक्ट हॉन्टेड मी लाइक अ पैशन। इन लाइंस का मतलब क्या है कि पोइट कह रहा है कि वर्ड्सवर्थ कह रहा है कि मैं बता नहीं सकता कि वो दिन मेरे लिए क्या थे। तो यहाँ पर दोस्तों जो साउंडिंग कैटरैक्ट है ना, इसका मतलब है वाटरफॉल, यानी कि झरना, जिसका साउंड मेरे दिमाग में एकदम स्ट्रॉन्ग इमोशन की तरह प्रेजेंट है अभी भी। उस टाइम पर जो मैंने झरने की आवाज सुनी थी, यानी 1793 में जब वो फर्स्ट टाइम आए थे, उस समय जो झरने की आवाज उन्हें सुनी थी, जब वो 1798 में दोबारा गए, राइट, तो उसका साउंड वो कह रहे हैं अभी भी मेरे दिमाग में सेम उसी तरह से है। ठीक है, द टॉल रॉक, द माउंटेन एंड द डीप एंड ग्लूमी वुड, ये लंबी सी खड़ी चट्टाने, ये माउंटेन, ये डीप और ग्लूमी वुड, यानी कि जंगल में अभी तक जो जंगल थे अभी तक, ये सब मेरे दिमाग में, ये सब मेरे दिमाग में वैसे के वैसे ही बने हुए हैं। यानी जो नेचुरल ब्यूटी उन्होंने फर्स्ट टाइम देखी थी, वो कह रहे हैं वो पूरी तरह से ब्यूटी, वो सुंदरता जिसने मेरे दिल को झकझोर के रख दिया था, ऐसे ही नहीं वर्शिपर ऑफ नेचर कहे जाते हैं, वो मेरे दिमाग में अभी तक तरोताजा है। देयर कलर्स एंड देयर फॉर्म्स वर देन टू मी एन एपेटाइट, अ फीलिंग एंड अ लव। तो ये जो चीजें वर्ड्सवर्थ ने ऊपर बताई है ना, चट्टाने, माउंटेन, ग्लूमी वुड, तो इन सबके कलर्स और फॉर्म्स जब मैं यंग एज में था, यानी जब वो पहली बार आए थे, तो इन सबके कलर्स और फॉर्म्स, इन सब चीजों की मुझे क्या थी, एक एपेटाइट थी, एक भूख थी मुझे, राइट, फीलिंग था इनके लिए, एहसास था और प्रेम था। मतलब इन सबके लिए फीलिंग और मेरे पास इन सबके लिए लव था। आगे देखते हैं। दैट हैड नो नीड ऑफ अ रिमोटर चार्म, और उस लव, उसको, उस फीलिंग को किसी दूर के चार्म की जरूरत नहीं, किसी बाहरी चार्म की मुझे जरूरत नहीं है, यानी किसी बाहरी चार्म की मुझे जरूरत नहीं थी उस लव या फीलिंग को महसूस करने के लिए।
मतलब मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं है। जो मैंने उस समय की ब्यूटी सुंदरता देखी वो काफी थी मुझे एक्साइटमेंट में लाने के लिए, नेचर के करीब ले जाने के लिए। उसके लिए मुझे किसी दूर के चार्म की जरूरत नहीं है, रिमोटर चार्म की जरूरत नहीं है, बाहरी चार्म की जरूरत नहीं है। बाय थॉट सप्लाइड नॉर एनी इंटरेस्ट अनबोरोड फ्रॉम द आई। और ये जो थॉट्स मेरे दिमाग में आ रहे हैं ना, ये थॉट्स मेरे दिमाग में इसलिए नहीं आ रहे हैं कि मेरे आसपास ब्यूटीफुल नेचर है, बल्कि ये तो रिजल्ट है मेरी खुद की डीप थिंकिंग का, जो मेरे दिमाग में चल रही है उसका ये रिजल्ट है। हाँ ठीक है। नॉर एनी इंटरेस्ट अनबोरोड फ्रॉम माई आई। और इसका उन चीजों से कोई कनेक्शन नहीं है जो मेरे दिमाग मेरी आंखों से देख रहा है। मेरी आंखों से जो सीन है उसने बोरो किए हैं, उन चीजों से इसका कोई कनेक्शन नहीं, बल्कि ये मेरी इनर डीप थिंकिंग है। तो टिंटन एबे की ये लाइंस हैं, ये डिटेल्ड वे में ऑलरेडी गाइज मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। राइट, तो आई होप आप लोगों को क्लास में मजा आ रहा होगा, देखने में मजा आ रहा होगा। और ये जितनी भी कोर्स मैंने ली है ना, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में डियर, ये सारी कोर्स डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में आ चुकी हैं। तो बहुत ज़्यादा आप लोगों को परेशान हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं ये प्रयास कर रहा हूँ कि बहुत ही ईजी वे में चीज़ें मैं आपको समझाऊं, बताऊं। अगली कोट देखते हैं। नॉट इन एंटायर फॉरगेटफुलनेस एंड नॉट इन अटर नेकेडनेस बट ट्रेलिंग क्लाउड्स ऑफ ग्लोरी डू वी कम। ये लाइन कहाँ से ली गई? तो ये भी ओड इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी से ली गई है बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। तो इन लाइंस का मतलब क्या है, यहाँ पर पोइट क्या कहना चाह रहे हैं? यहाँ वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि जो सोल हमारे अंदर आती है ना, जो हमारा जन्म होता है, जो सोल हमारे अंदर आती है, यानी ये सोल जब हमारे शरीर में आती है और जब बच्चा छोटा होता है, जब बच्चा छोटा होता है तो ऐसा नहीं है कि वो गॉड की जो डिवाइन पावर है वो उसे पूरी तरह से भूल जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो उसके आसपास ईश्वर द्वारा दी गई डिवाइन पावर होती है। ठीक है, लास्ट लाइन में ये देखिए, बाय ट्रेलिंग क्लाउड्स ऑफ ग्लोरी डू वी कम। इस लाइन में वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि बच्चा जब धरती पर आता है तो वो अकेला नहीं आता है, बल्कि बहुत सारी जो डिवाइन पावर है उसके साथ आती हैं। क्लाउड ऑफ ग्लोरी, क्लाउड्स ऑफ ग्लोरी आती हैं जो उसे गॉड से मिलती हैं। मतलब क्लाउड की ग्लोरी क्या है? जो डिवाइन पावर ऊपर से आती है वो बच्चे के साथ आती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं जब बच्चा पैदा होता है तो सारी चीजें वो एकदम से भूल जाता है, उसके पास बहुत सारी गॉड की डिवाइन पावर रहती हैं। ठीक है, तो ये लाइंस भी ऑलरेडी मैंने आपको कहीं ना कहीं पढ़ाई और आपको इंटरेस्ट आया होगा सुनने में, देखने में। अगला देखते हैं, और आज की ये लास्ट कोट है, इंपॉर्टेंट है। देयर आर हु आस्क नॉट इफ thine eye be on them, who in love and truth where no misgiving is rely upon the genial sense of youth। ये लाइन कहाँ से ली गई है? ओड टू ड्यूटी से ली गई है, विलियम वर्ड्सवर्थ की बड़ी इंपॉर्टेंट ओड है गाइस। तो टिंटन एबे या लीज गैदरर या इंटीमेशन इमोर्टैलिटी में ही आप लोग ना रहिए। कई पोएम वर्ड्सवर्थ की ऐसे हैं जिन्हें बच्चे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन वहां से लाइंस आने की पूरी पूरी संभावना है। तो यहाँ कोई ड्यूटी से रिक्वेस्ट करते हैं उन लोगों के लिए जो बिना जाने अपना कर्तव्य पूरा करते हैं। उन लोगों के लिए पोइट क्या है? ड्यूटी से रिक्वेस्ट करते हैं। यानी दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कभी नहीं पूछते कि तुम्हारी नजरें उनके ऊपर हैं कि नहीं है, ड्यूटी की नजरें उनके ऊपर हैं या नहीं है। उनके अंदर मोहब्बत और सच्चाई की भावना होती है, वो कभी नहीं देखते कि ड्यूटी उन्हें देख रही है कि नहीं, बल्कि उनके अंदर तो सच्चाई और मोहब्बत की भावना होती है। उनके अंदर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई डाउट नहीं होता है। राइट, वेयर नो मिस गिविंग इज। उनके अंदर कोई डाउट नहीं होता, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। बस वो अपना कर्तव्य पूरा करते हैं और विश्वास रखते हैं। क्या विश्वास रखते हैं? डिपेंड रहते हैं जीनियल सेंस पर। किस पर डिपेंड रहते हैं? जीनियल सेंस पर, जीनियल सेंस ऑफ यूथ, यानी युवा अवस्था के जीनियल सेंस और प्योर फीलिंग्स पर वो विश्वास करते हैं, डिपेंड करते हैं कि वो तो अपना काम पूरी सच्चाई से कर रहे हैं। राइट, पूरी सच्चाई से कर रहे हैं, तो उन्हें किसी और चीज की जरूरत नहीं। तो यहाँ पर ड्यूटी से रिक्वेस्ट किया जाता है कि उन लोगों के प्रति भी वो ध्यान दे जो अपना कर्तव्य बिना ये सोचे समझे पूरा कर रहे हैं कि कोई उन पर नजरें रखे। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, कोई उन्हें देखे या ना देखे वो अपना काम पूरा करते चले जाते हैं। तो ओड टू ड्यूटी की लाइन है बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। तो ये क्लास गाइस आप लोगों को कैसी लगी ये हमको जरूर बताइएगा। मैंने ट्राई किया है बहुत ही इजी वे में चीजें आपको समझाने का, और आई होप आप लोगों ने एंजॉयमेंट किया होगा। निश्चित तौर पे जो मैंने कोर्स अभी बताई हैं आपको, ये पोएम डिटेल्ड वे में मैंने बैच में पढ़ा रखी है। जिन लोगों ने बैच नहीं ज्वाइन किया वो बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।